एक ऐसा इंसान जिसने रेप और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम किए थे, उसके बावजूद गवर्नमेंट उसको सिर पे बिठा के रखती थी। उसके करोड़ों में फॉलोअर्स थे और वो फॉलोअर्स उसको अपना भगवान तक मानते थे। लेकिन किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो अपना भगवान मानते हैं वो असल में एक शैतान है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी शैतान के बारे में बताने वाला हूँ। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गांव गंगानगर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है गुरमीत राम रहीम। गुरमीत बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में जाने लगा था। अगर आपको डेरा सच्चा सौदा के बारे में नहीं पता तो ये एक तरह का आश्रम है जहाँ पे किसी भी धर्म, समुदाय और जाति के लोग एक साथ आके रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और यहाँ तक कि आपस में शादी तक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था जिसकी शुरुआत 1948 में बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी ने की थी और आगे चल के शाह सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बन जाते हैं। और साल 1990 में शाह सतनाम सिंह ये अनाउंस करते हैं कि गुरमीत राम रहीम, जो कि अभी सिर्फ 23 साल के थे, वो डेरा सच्चा सौदा के अगले प्रमुख होने वाले हैं। ऐसे में सभी लोग शॉक थे कि एक 23 साल के लड़के को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे में बीबीसी के रिपोर्टर अनुराग त्रिपाठी ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी कि राम रहीम ने अपने साथियों के साथ उस वक्त डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख शाह सतनाम सिंह के ऊपर AK-47 रख के ये अनाउंस करवाया था कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के अगले प्रमुख होने वाले हैं। राम रहीम का रवैया पुराने लीडर से पूरी तरह से डिफरेंट था। जहाँ पे पुराने लीडर्स एक सादी ज़िंदगी और सिंपल लाइफ की बात किया करते थे, वहीं पे राम रहीम गाने, म्यूज़िक और इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। वो एक तरह से डेरा सच्चा सौदा को पॉप कल्चर भी बनाना चाह रहे थे। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से राम रहीम समय के साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे और अपनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ वो आश्रमों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में राम रहीम के काफ़ी सारे सच्चा डेरा के आश्रम खुल चुके थे और जो लोग लाखों में उनकी वर्शिप किया करते थे वो धीरे धीरे बढ़ के करोड़ों लोगों में बदल चुके थे। 2 जुलाई 2002 को हरियाणा के सिरसा ज़िले में एक लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है और इस आर्टिकल में एक लेटर को हूबहू छाप दिया गया था और इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही राम रहीम की पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। इस लेटर में सच्चा डेरा में काम करने वाली एक साध्वी का मैसेज लिखा हुआ था कि किस तरह से राम रहीम सच्चा डेरा में लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता है और उनके साथ बलात्कार करता है। उसने बताया कि करीब 20 दिन पहले ही उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें राम रहीम के दर्शन करवाए जाएंगे और रात में दर्शन के नाम पे राम रहीम उनके साथ दुष्कर्म किया करता था। ये आर्टिकल पब्लिश होते ही पूरे देश में आग की तरह फैलने लगा, जहाँ पे कई लोगों का ये मानना था कि राम रहीम के ऊपर केस होना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये मानना था कि राम रहीम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि राम रहीम के भक्त इस आर्टिकल के एडिटर को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में रामचरण छत्रपति, जो कि इस आर्टिकल के एडिटर थे, उन्होंने 2 जुलाई 2002 को सिरसा जिले के SP को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनके ऊपर जान का खतरा है और उनको पुलिस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, लेकिन इसके बावजूद सिरसा जिले के SP ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और 24 अक्टूबर 2002 को राम रहीम के 2 आदमियों ने रामचंद्र छत्रपति के घर में घुस के उन्हें गोली मार दी। वहीं पे इस इंसिडेंट के बाद पहली बार सिरसा जिले में राम रहीम और सच्चा डेरा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस, जो कि उस वक्त राम रहीम की जेब में हुआ करती थी, उसने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से दबा दिया और FIR में कहीं पे भी राम रहीम का नाम तक नहीं डाला। जिसके बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने 2003 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और इस केस पे CBI की मांग की। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस केस को पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन अभी भी राम रहीम की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राम रहीम इकलौते ऐसे लीडर थे जो खुलेआम पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट भी किया करते थे
और साल 2009 के हरियाणा इलेक्शन में उन्होंने खुलेआम कांग्रेस को सपोर्ट किया। जिसके बाद 2009 के हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है और जीतने के बाद उस वक्त के कांग्रेस सीएम खुद राम रहीम से मिलने सच्चा डेरा जाते हैं। इसके बाद 2014 के इलेक्शन में राम रहीम खुलेआम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और बीजेपी स्टेट और सेंटर दोनों ही जगह अपनी सरकार बना लेती है। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत योजना के तहत राम रहीम को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसके ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं, उसके बावजूद उसको उस वक्त भारत का स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इससे आप राम रहीम की पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस का एक अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि राम रहीम के अच्छे दिन जाने वाले हैं, क्योंकि नवंबर 2014 में सीबीआई ने रंजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम के अगेंस्ट एविडेंस प्रूफ कर दिए थे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रंजीत सिंह आखिर कौन था। तो रंजीत सिंह उस साध्वी का भाई था जिसने वो लेटर लिखा था, जो लेटर 2002 में पब्लिश हुआ था और बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। इस मर्डर केस के साथ साथ राम रहीम के ऊपर उस लड़की के रेप का भी केस चल रहा था, जिसके बाद 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने राम रहीम को टोटल 10 सालों की जेल की सज़ा सुना दी। इस केस का वर्डिक्ट आते ही पूरे हरियाणा में दंगों की शुरुआत हो गई और इस दंगों में करीब 40 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ये वही लोग थे जो राम रहीम को अपना भगवान माना करते थे। अभी राम रहीम को जेल में गए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे और 11 जनवरी 2019 को रिपोर्टर रामचरण छत्रपति और रंजीत सिंह के मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि रेप केस और मर्डर केस के विक्टिम्स को न्याय मिल गया है, तो शायद आप लोग गलत हैं, क्योंकि राम रहीम जेल में भले ही गया हो, लेकिन वो अभी भी हर साल पेरोल पे बाहर निकल जाता है और खुलेआम पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट करता है। वहीं पे बदले में पॉलिटिकल पार्टी जेल में उसको हर एक सुविधा उपलब्ध करवाती हैं और उसको फुल लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए दी जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राम रहीम के साथ अभी जो हो रहा है वो सही है या नहीं? अपने ओपिनियंस को कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।